रोटेशन का जो डिस्कशन बचा हुआ है वो मंडे को होगा, ठीक है। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था? टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो गया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो आ रहा है बच्चे? ओके। देखिए, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जब भी टेक्सोनॉमी को फॉलो करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के लिए टेक्सोनॉमी देता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। फिर हमने ब्रांचेज के बारे में पढ़ा था, सिस्टमेटिक्स एंड न्यू सिस्टमेटिक्स के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। बस लास्ट क्लास में यही हुआ था डाइवर्सिटी के अंदर, थोड़ा सा ही। अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनसे कैरेक्टर्स की मैचिंग करके न्यू ऑर्गेनिज्म का किया जाता है आइडेंटिफिकेशन। जब मैंने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था तो मैंने ये बोला था कि जब भी आपको नोमेनक्लेचर करना है तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स को यूज में लेते हुए नोमेनक्लेचर करना। अब ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स, तो ये अगर मैं बात करूं बिफोर 1753, 1753 से जब भी प्लांट्स का या फिर ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाता था तो पोलिनोमियल सिस्टम यूज में लिया जाता था। पोली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है नेम्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म के जो नाम था वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम बच्चों हो सकता है एक पैराग्राफ में हो, यानी एक पैराग्राफ में एक ऑर्गेनिज्म का नाम था। अगर बच्चों मोर देन 2 वर्ड या फिर बोलो मेनी वर्ड्स के अंदर नोमेनक्लेचर किया जा रहा था तो उस नेम के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता था। लेकिन ऐसा नोमेनक्लेचर ही क्या काम का जो नेम ही याद नहीं रखते। तो फिर बच्चों इसको सुधारने के लिए एक न्यू सिस्टम दिया गया और न्यू सिस्टम का नाम है बाइनोमियल सिस्टम। कौन सा है? बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम है। इस बाइनोमियल सिस्टम की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, बाई का मतलब क्या? टू। जब भी नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो कितने वर्ड्स के अंदर किया जाएगा? 2 वर्ड्स में। 2 वर्ड्स के अंदर नोमेनक्लेचर किया जाएगा और 2 वर्ड्स के अंदर सबसे पहले नोमेनक्लेचर किया था बच्चों एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। लीनियस, उस लीनियस ने जब पहले देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो साइंटिस्ट नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो मेनी वर्ड्स के अंदर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। आज हमें याद नहीं हो रहा है तो आने वाली जनरेशन को तो याद होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर उन्होंने बच्चों अच्छा काम किया और अच्छा काम ये किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया। उन्होंने जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया तो पॉलिनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम दिए गए थे उनको बच्चों कन्वर्ट कर दिया किसके? बाइनोमियल में। यानी पॉलिनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया गया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनोमियल सिस्टम। जब बाइनोमियल सिस्टम में कन्वर्ट किया तो बच्चों उन्होंने 2 बुक पब्लिश की।
सबसे पहले प्लांट्स के लिए उन्होंने बच्चे नोमेनक्लेचर दिया, और जब प्लांट्स के लिए नोमेनक्लेचर दिया तो लीनियस है, उस लीनियस के बच्चे यहाँ पे 2 पब्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। कितने पब्लिकेशन के बारे में? 2 पब्लिकेशन। एक पब्लिकेशन है जिसका नाम बच्चे स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम है? स्पीसीज प्लांटेरम। अगर स्पीसीज प्लांटेरम की बात करें तो इस स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर बच्चे प्लांट्स और प्लांट्स का नोमेनक्लेचर दिया गया है। किसका दिया गया है? प्लांट्स का। और बच्चों ये स्पीसीज प्लांटेरम इसको पब्लिश किया था 1 मई 1753। कब किया था? 1 मई 1753। सभी साइंटिस्टों को बुलाया लीनियस ने 1 मई 1753 को, सभी को एक साथ में बैठाया और बोला कि आज के बाद में, आज का मतलब 1 मई 1753, आज के बाद में अगर कोई भी साइंटिस्ट नोमेनक्लेचर करता है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए उसको बाइनोमियल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो बाइनोमियल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो उसके नेम को वैलिड नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब प्लांट्स और प्लांट्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम कब से वैलिड है? 1 मई 1753। 1 मई 1753 से पहले जो सिस्टम चलता था वो चलता था पॉलिनोमियल सिस्टम। कौन सा चलता था? पॉलिनोमियल सिस्टम। जब बच्चों 1 मई 1753 को बाइनोमियल सिस्टम दिया गया प्लांट्स के लिए, तो स्मॉल स्केल के अंदर नहीं दिया गया था, लार्ज स्केल के अंदर दिया गया था। लार्ज स्केल के अंदर क्यों दिया गया था? क्योंकि पहले जितने भी पॉलिनोमियल सिस्टम को फॉलो करके नोमेनक्लेचर दे चुके थे उसको लीनियस ने किस में कन्वर्ट कर दिया था? बाइनोमियल सिस्टम। हेलो, समझ में तो आ रहा है? फिर बच्चों ये जो लीनियस है उस लीनियस का एक पब्लिकेशन और है, और इस पब्लिकेशन का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। जब बच्चों सिस्टेमा नेचुरी की बात की जाए तो सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन की बात कर रहा हूं। कौन से एडिशन की? 10th एडिशन की। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सिस्टेमा नेचुरी जो वर्ड है वो किससे लिया गया है? क्या सिस्टेमा से लिया गया? और बच्चों सिस्टेमा नेचुरी के अंदर उन्होंने एनिमल्स और एनिमल्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम दिया था। यानी एनिमल्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम दिया, वो कब दिया? सिस्टेमा नेचुरी में दिया था, और दिया था बच्चे 1 अगस्त 1758 के अंदर। कब दिया था? 1 अगस्त 1758 में। फिर से सभी साइंटिस्टों को बुलाया। कौन सी डेट थी? 1 अगस्त 1758। साइंटिस्टों को बुला के एक जगह बिठाया और उन्होंने बोला कि अगर आज के बाद में आप एनिमल्स से उन एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करते हो तो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए आपको बाइनोमियल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यानी जब नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो कितने वर्ड में करना पड़ेगा? 2 वर्ड्स में। अगर आप 2 वर्ड्स में नोमेनक्लेचर नहीं करते हो तो आपके नेम को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बताइए एनिमल्स और एनिमल्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम कब से वैलिड है? 1 अगस्त 1758। हेलो, जब बच्चों 1 अगस्त 1758 के अंदर सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन पब्लिश किया गया तो इसके अंदर लार्ज स्केल के अंदर एनिमल से उनका बाइनोमियल सिस्टम पब्लिश किया गया। लार्ज स्केल के अंदर क्यों किया गया? क्योंकि पहले से दिया गया पॉलिनोमियल सिस्टम है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? बाइनोमियल में। हेलो, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में यह बोला जाए कि बाइनोमियल सिस्टम और बाइनोमियल सिस्टम कब से इफेक्टिव है? कब से इफेक्टिव है बाइनोमियल सिस्टम? 1753। अरे क्लियर? अगर अलग अलग पूछे तो आप अलग अलग भी बता सकते हो। आपसे पूछा जाए प्लांट्स और प्लांट्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम कब से इफेक्टिव है तो आपको करेक्ट बोलना है 1 मई 1753। एनिमल्स के लिए कब से इफेक्टिव है? 1 अगस्त 1758। एनिमल्स और एनिमल्स के लिए लार्ज स्केल में फर्स्ट टाइम बाइनोमियल सिस्टम कौन सी बुक के अंदर पब्लिश किया गया? सिस्टेमा नेचुरी 10th एडिशन। प्लांट्स और प्लांट्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम लार्ज स्केल के अंदर कौन सी बुक के अंदर पब्लिश किया गया? स्पीसीज प्लांटेरम। कौन सी? स्पीसीज प्लांटेरम। जब बच्चों लीनियस ने बोल दिया तो सभी साइंटिस्ट फॉलो करने लगे और सभी साइंटिस्ट बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करने लगे। लेकिन देखो इंसान बिना रूल और रेगुलेशन के प्रॉपर काम नहीं करता है। चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी हो, सभी के ऊपर अप्लाई होता है ये पॉइंट। अगर इंसान के ऊपर रूल और रेगुलेशन अप्लाई नहीं किया जाए तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो यहां पर भी यही हो रहा था। साइंटिस्ट बाइनोमियल सिस्टम को तो फॉलो कर रहे थे लेकिन बच्चे प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे थे। प्रॉपर रूल और रेगुलेशन का मतलब क्या है? हमने जब लास्ट क्लास में ये पढ़ा था तो ये जाना था कि जब भी नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर करते टाइम ध्यान में रखना है कि जो भी आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो, जिस ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर रहे हो, उसके नेम के अंदर
उस ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट एंड स्टेबल कैरेक्टर आना चाहिए, यस और नो। लेकिन बच्चों साइंटिस्ट ये बात भूल गए थे। वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, नोमेनक्लेचर 2 वर्ड्स के अंदर कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेंजीफेरा लोकेस, क्या था, मेंजीफेरा लोकेस, यानी साइंटिस्ट अपना नाम लिखने लग गए थे साइंटिफिक नेम में। साइंटिस्ट जब अपना नाम लिखने लगे साइंटिफिक नेम के अंदर, तो क्या बच्चों यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम के अंदर साइंटिस्ट का नाम है उसका कोई इंपॉर्टेंट और स्टेबल कैरेक्टर है? नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों और भी एरर्स आ रहे थे नोमेनक्लेचर में। जब बहुत सारे एरर्स आ रहे थे तो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि अगर नोमेनक्लेचर के लिए रूल और रेगुलेशन नहीं बनाए गए तो एक दिन नोमेनक्लेचर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। तो नोमेनक्लेचर, उस नोमेनक्लेचर को प्रॉपर बनाए रखने के लिए सभी ने मिलकर बच्चों रूल और रेगुलेशन बनाए। रूल और रेगुलेशन बनाए, वो बनाए बच्चे आईसीबीएन के अंदर। किसके अंदर? आईसीबीएन में। आईसीबीएन किसी इंस्टीट्यूट का नेम नहीं है, ध्यान रखना। आईसीबीएन किसी इंस्टीट्यूट का नेम नहीं है, आईसीबीएन एक बुक का नाम है। आईसीबीएन किसका नाम है? बुक का। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट ये आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या बोल रहा हूं? इंटरनेशनल कोड ऑफ, फॉर नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चों बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए जितने भी रूल और रेगुलेशन दिए गए वो कौन सी बुक के अंदर दिए गए? आईसीबीएन। आईसीबीएन और आईसीबीएन फर्स्ट टाइम 1961 के अंदर आया था। कब आया था? 1961। तो फर्स्ट टाइम आईसीबीएन, उस आईसीबीएन को पब्लिश कब किया गया? 1961। बच्चों 1961 के अंदर फर्स्ट टाइम आ गया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कुछ भी बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ एरर रह जाते हैं। तो उन एरर को बच्चे दूर करने के लिए फिर से इसका रिवीजन किया गया। रिवीजन किया गया बच्चे 1975 के अंदर, यानी 1975 के अंदर क्या किया गया? इसको रिवाइज्ड। जब 1975 के अंदर रिवाइज कर दिया गया तो फिर बच्चे 1978 के अंदर सेकेंड टाइम आईसीबीएन आया। और 1978 के बाद में एवरी 6 ईयर एवरी 6 ईयर के बाद में एक न्यू आईसीबीएन आता है। यानी हर 6 साल के बाद में क्या आएगा? न्यू आईसीबीएन। और उस न्यू आईसीबीएन के अंदर बच्चों जितने भी 6 ईयर की ड्यूरेशन में जितने भी न्यू आइडेंटिफिकेशन होते हैं, यानी न्यू प्लांट स्पीसीज आइडेंटिफाइड होती हैं, उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। अगर न्यू प्लांट स्पीसीज आइडेंटिफाइड उनको ऐड कर दिया गया तो बताइए जितने भी प्लांट आइडेंटिफाइड हुए उनकी इंफॉर्मेशन क्या इसके अंदर मिलेगी? और बोलो। जब बच्चों हम आईसीबीएन की बात करें तो आज की डेट में अगर बात करें तो एवरी 6 ईयर के बाद में क्या न्यू आईसीबीएन आता है। और एवरी 6 ईयर में जो ड्यूरेशन और 6 ईयर के ड्यूरेशन में जितनी भी न्यू बच्चों डिस्कवरी हुई है क्या इसके अंदर ऐड कर दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए तो बाइनोमियल सिस्टम, और बाइनोमियल सिस्टम कब आया था? क्या बच्चों 1753 के अंदर आया था? 1753 के अंदर आया। और जब मैं बात करूं बच्चों कि आईसीबीएन और आईसीबीएन आया तो कब आया? क्या 1961 के अंदर। यानी आईसीबीएन के बिना, यानी विदाउट रूल और रेगुलेशन बाइनोमियल सिस्टम में नहीं लगभग क्या 200 ईयर बाइनोमियल सिस्टम विदाउट रूल और रेगुलेशन के एक तरफा राज किया। मैं बोलूंगा कितने ईयर? 200 ईयर्स। जब बच्चों 200 ईयर्स होने वाले थे उससे पहले साइंटिस्ट जगे। और वो साइंटिस्ट कब जगे? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर सभी साइंटिस्ट आए और सभी साइंटिस्ट ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो पहले नाम दे चुके, यानी 1753 से लेके कब तक? 1930 तक जितना भी नोमेनक्लेचर हुआ है, जितने भी प्लांट्स आइडेंटिफाइड हुए, उन सभी प्लांट्स की एक जगह लिस्ट बनाई जाए। यानी जितने भी नोमेनक्लेचर हुए, जितने भी प्लांट्स आइडेंटिफाइड हुए, उनकी क्या बनाई जाए? एक जगह लिस्ट बनाकर फिर जितने भी नेम्स को स्टडी किया जाए। जो नेम रिपीट हो रहे हैं उन नेम को हटा दिया जाए। जो रिपीट हो रहे हैं उन नेम्स को क्या करना है? हटाना है। नेम्स को हटाना है, नेम्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको क्या करना है? हटाना। नेम के अंदर कोई करेक्शन नहीं करना है, करेक्शन कुछ भी नहीं करना है। जब बच्चों सभी प्लांट्स है और सभी स्पीसीज जो आइडेंटिफाइड है उनकी लिस्ट बनाई और जो नेम रिपीट हो रहे थे उनको हटाया, तो फिर फाइनली क्या बना? आईसीबीएन। और ये नेम बच्चों हटाने में और एक जगह लिखने में लगभग कितने ईयर लग गए? 30 ईयर्स। कितने लग गए? 30 ईयर्स।
यानी 30 ईयर्स, वो 30 ईयर्स में प्रिपेयर हुई क्या, आईसीबीएन। और आईसीबीएन जब फर्स्ट टाइम आई, तो फर्स्ट टाइम जब आईसीबीएन पब्लिश हुई तो इसके अंदर 70% ट्रेडिशनल नेम थे। कौन से नेम थे, ट्रेडिशनल नेम। बच्चों इसके अंदर 30% न्यू नेम्स भी थे। 30% क्या थे, न्यू नेम्स। आप बोलो कि न्यू नेम्स कौन से होंगे, आप लोगों के सामने 30 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर भी क्या बच्चों न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाइड हुई है। तो 30 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाइड हुई, उनको भी ऐड किया गया। वो जो 30% न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाइड हुई उनको ऐड किया, उनके ऊपर उन्होंने रूल और रेगुलेशन लगाए थे। अरे ठीक है, बस सीधा सीधा ध्यान में रखना है। आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम आईसीबीएन कब आया, तो आपको याद रखना है ईयर कब आया, 1961। हेलो, आपसे क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे जाएंगे, सीधा कोई भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में यह बोला जाएगा कि बाइनोमियल सिस्टम हो, बाइनोमियल सिस्टम कब से इफेक्टिव है, इफेक्टिव कब से, 1753। आपसे पूछा जाएगा आईसीबीएन हो, आईसीबीएन कब से इफेक्टिव है, 1961। हेलो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइनोमियल सिस्टम, ध्यान से सुनना, बाइनोमियल सिस्टम और बाइनोमियल सिस्टम विद रूल और रेगुलेशन कब से इफेक्टिव है, 1961। विदाउट रूल कब से इफेक्टिव है, 1753। क्लियर। आगे आगे बात करें तो बच्चों आईसीबीएन ने नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स बनाए। आईसीबीएन ने जब रूल्स बनाए तो रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। और रूल्स बनाए कौन कौन से, कुछ रूल्स से मैं आपको बता रहा हूँ, रूल्स अच्छे से दिमाग में रखने हैं क्योंकि उन रूल्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, हटा दिया जाइए। रूल्स, फर्स्ट रूल, पेन रख देना, समझना अच्छे से। आईसीबीएन ने बोला कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो नोमेनक्लेचर करोगे 2 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में। 2 वर्ड्स या फिर 2 कंपोनेंट के अंदर ही नोमेनक्लेचर करना है। अगर आपने मोर देन 2 कंपोनेंट यूज में लिए तो फिर आपके नेम को वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब आईसीबीएन ने भी बाइनोमियल सिस्टम को क्या कंटिन्यूअस रखा है। अरे बोलो, मैं बोल रहा था बाइनोमियल सिस्टम में ये बोला गया था कि आपको जब भी नोमेनक्लेचर करना है कितने वर्ड्स में करना है, 2 वर्ड्स में। यहाँ पर आईसीबीएन भी यही बोल रहा है कि कितने वर्ड्स में करना है, 2 वर्ड्स में। फिर बोलना है आईसीबीएन ने कि 2 वर्ड्स होंगे, उनमें फर्स्ट वर्ड है वो बोला जाएगा उसको जेनरिक नेम। क्या बोला जाएगा, जेनरिक नेम। ये जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम ऑर्गेनिज्म के जीनस का नेम रहेगा। क्या रहेगा, जीनस नेम, जीनस नेम रहेगा। और बच्चों सेकंड वर्ड इसके अंदर रहेगा, उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। ये स्पेसिफिक एपिथेट कोई स्पीसीज का नेम नहीं होगा, ये स्पीसीज उस स्पीसीज का स्पेशल कैरेक्टर रखने वाला वर्ड रहेगा। ठीक है जी। हेलो, तो टोटल कितने वर्ड्स में नोमेनक्लेचर करना है, 2 में। फर्स्ट वर्ड को क्या बोलेंगे, जेनरिक नेम। सेकंड वर्ड को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। चलो एक एग्जांपल ले ले। एग्जाम्पल के अंदर वही जाना पहचाना एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरोसम। कौन सा लिया है मैंने, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या बच्चों सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर टोटल 2 वर्ड है। टोटल कितने वर्ड है, 2 वर्ड। इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है, इस फर्स्ट वर्ड को क्या बोलेंगे, बताओ जरा। क्या इसको जेनरिक नेम बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, जेनरिक नेम। बच्चों इसके अंदर जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड को बोला जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखिए, जो जेनरिक नेम है वो जेनरिक नेम क्या है, सोलेनम। सोलेनम, सोलेनम बच्चों नेम ऑफ जीनस है। क्या है, नेम ऑफ जीनस, जीनस का नेम है।
और बच्चों जीनस नेम और जीनस नेम किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज का नहीं होता। वन जीनस के अंदर मेनी स्पीसीज आती, यानी वन जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है, जिनके कैरेक्टर क्या होते हैं, कुछ सिमिलर। कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे तो उन स्पीसीज को एक ही जीनस के अंदर रखा जाएगा। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम नाइग्रम, ये सारे के सारे बच्चे सोलेनम जीनस के मेंबर है। सोलेनम जीनस के मेंबर है तो इनके मैं बोलूंगा कुछ कैरेक्टर क्या है, सिमिलर। अगर कुछ कैरेक्टर सिमिलर है तो क्या ये रिलेटेड स्पीसीज है? अरे क्या है, रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज मिलके क्या बनाएगी, जीनस। अगर जीनस बना रही है, जेनरिक नेम है, तो जेनरिक नेम क्या रखेगा, क्या इंडिविजुअल कैरेक्टर रखेगा या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रखेगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। यानी कोई एक स्पीसीज के कैरेक्टर नहीं रखेगा, इसके अंदर बच्चों मेनी स्पीसीज इंक्लूड की जाएगी। तो ये जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम क्या रखता है, क्या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रखता है? अरे क्या रखता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। आगे हम बात करें स्पेसिफिक एपिथेट की, तो स्पेसिफिक एपिथेट के अंदर यहाँ पे क्या है, क्या ट्यूबरोसम। और ट्यूबरोसम मींस क्या है, क्या ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर रख रहा है, कैरेक्टर तो इंडिविजुअल कैरेक्टर रख रहा है, ये कैरेक्टर रख रहा है इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो बच्चों स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या रखता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर रखता है। क्या रखता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर रखेगा। अब देखो, आप बोलोगे नेम ऑफ स्पीसीज क्या होगा, आप बोलोगे नेम ऑफ स्पीसीज क्या होगा। नेम ऑफ स्पीसीज होगा बच्चे कंप्लीट नेम। सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम ट्यूबरोसम कंप्लीट ही क्या है, नेम ऑफ स्पीसीज। कई लोग बोलते हैं ट्यूबरोसम और ट्यूबरोसम क्या है, नेम ऑफ स्पीसीज है। नहीं, ट्यूबरोसम नेम ऑफ स्पीसीज नहीं है। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने बच्चे मैंगोस मैंगो को देखा होगा, और मैंगोस मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। अब आप तो पहले तो मुझे बताओ, मेंजीफेरा, ये मेंजीफेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? अरे किसको? क्या ये जेनरिक नेम है? अगर जेनरिक नेम है तो क्या जीनस नेम है? क्या ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रखता है? और सेकंड यहाँ पे वर्ड है वो क्या है, इंडिका। इंडिका, ये इंडिका क्या स्पेसिफिक एपिथेट है? और ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या इंडिविजुअल कैरेक्टर रख रहा है? अब इंडिविजुअल कैरेक्टर रख रहा है तो इंडिका का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिया। अरे इंडिका का मतलब क्या है, इंडिया। आप बोलोगे सर इसको कंप्लीट नेम को हम नेम ऑफ स्पीसीज नहीं मानेंगे, हम तो स्पेसिफिक एपिथेट को नेम ऑफ स्पीसीज मानेंगे। मैंने मेंजीफेरा इंडिका के अंदर मेंजीफेरा इंडिका पूरा नाम नहीं बोला, मैंने आपको बोला कल आपको इंडिका लेके आना है। क्या लेके आना है, इंडिका। कई आप लोगों में से हो सकता है मैंगो ले, कई आप लोगों में से बच्चों हेयर कलर लेके आएंगे इंडिका, कई लोग आप लोगों में से ऐसे भी रहेंगे जो इंडिका कार्ड लेके आएंगे। कहने का मतलब आप ओनली इंडिका और इंडिका वर्ड यूज में लोगे तो बच्चे प्रॉपर है, प्रॉपर एक स्पीसीज तक नहीं पहुंच पाओगे। जब हम कंप्लीट वर्ड कंप्लीट नेम लेंगे तभी क्या एक स्पीसीज तक पहुंच पाएंगे। तो कंप्लीट नेम होता है वो क्या होता है, नेम ऑफ स्पीसीज। और नेम ऑफ स्पीसीज के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। अरे ठीक है, याद रहेगा। अगला पॉइंट, जब बच्चों नोमेनक्लेचर किया गया तो सेकंड यहां पे रूल बताया गया। सेकंड रूल के अंदर बोला गया कि आईसीबीएन है, उस आईसीबीएन के अंदर ट्यूटोनेम्स वैलिड नहीं होंगे। क्या वैलिड नहीं होंगे, ट्यूटोनेम्स। ट्यूटोनेम्स क्या होते हैं, अगर आप नेम उस नेम को रिपीट कर रहे हो, जैसे मेंजीफेरा 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 मेंजीफेरा, अगर आप नेम को रिपीट कर रहे हो तो क्या बोला जाता है, ट्यूटोनेम्स। यानी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों अगर आप सेम रख रहे हो तो क्या बोला जाएगा, ट्यूटोनेम्स। तो ट्यूटोनेम्स वो आईसीबीएन है, उस आईसीबीएन के अंदर वैलिड नहीं होते, लेकिन आईसीजेडएन है, उस आईसीजेडएन के अंदर वैलिड होते। आईसीजेडएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यस और नो? अब देखो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ अलग लिखा हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर जब आप आईसीजेडएन की बच्चों फुल फॉर्म पढ़ोगे तो वहां पे लिखा मिलेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ, क्या मिलेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ। लेकिन आईसीबीएन के लिए लिखा मिलेगा इंटरनेशनल कोड फॉर। फॉर नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ होगा। फॉर नहीं होता है, क्या होता है, ऑफ। अरे ठीक है,
अब क्या होता है, ट्यूटोनिम्स, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हम बच्चे मैंगोस, मैंगो का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो क्या मेंजीफेरा मेंजीफेरा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन? नहीं। यानी सेम नेम और सेम नेम वैलिड नहीं रहेंगी, यानी नेम्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन आईसीजेडएन, उस आईसीजेडएन के अंदर बच्चे रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, नाजा नाजा, ये क्या इंडियन कोबरा का नाम है? इसके अलावा अगर रेट का नाम होगा तो क्या होगा? क्या रेटस? रेटस ये क्यों बोला गया? आप बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, एक जगह तो वैलिड कर दी गई, दूसरी जगह वैलिड नहीं किए गए। बच्चों डिपेंड करता है डिस्कवरी के ऊपर। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्लांट्स और प्लांट्स के आइडेंटिफाइड नंबर है वो कम है, लेकिन एनिमल्स के आइडेंटिफाइड नंबर है वो ज्यादा है। ज्यादा है तो कितने? क्या 12 lakhs? लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो क्या ओनली बच्चों 5 lakhs? तो साइंटिस्टों ने बोला कि जब हम एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करें तो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए वर्ड्स कम पढ़ने लगे। जब वर्ड्स कम पढ़ने लगे हैं तो आप वर्ड्स को रिपीट कर सकते हो। वर्ड्स कम पढ़ने लगे हैं तो वर्ड्स को क्या कर सकते हो? रिपीट। लेकिन अभी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर तो बहुत कम हुआ है। अगर बहुत कम हुआ है तो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए आप वर्ड से उन वर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकते। अरे क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों रूल ये बनाया गया कि जो जेनरिक नेम है उस जेनरिक नेम में, जेनरिक नेम है उस जेनरिक नेम के अंदर जो लेटर्स यूज में लेने वो लेने हैं 3 to 12 लेटर्स। अरे कितने लेटर्स यूज में लेने हैं? 3 to 12। स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के अंदर भी जो लेटर्स लेने हैं वो कितने लेने हैं? 3 to 12 लेटर्स। हेलो, अरे कितने लेटर्स? 3 to 12। तो इसके अंदर भी कितने? 3 to 12। यानी जेनरिक नेम के अंदर लेटर के नंबर मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 12। स्पेसिफिक एपिथेट के अंदर मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 12। अब देखो, आप लोगों को कई नेम ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके अंदर, ध्यान से सुनिए पॉइंट, आप लोगों को कई नेम्स ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके अंदर लेटर्स के नंबर मोर देन 12 हो। मोर देन 12 हो तो समझ जाना है वो आईसीबीएन है, उस आईसीबीएन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो वो नेम कब का है? वो है बच्चे बिफोर 1961 का। कब का है? बिफोर 1961। 1961 से पहले जितने भी नोमेनक्लेचर किया गया था, क्या उसके अंदर कोई चेंज किया गया था? नहीं, चेंज नहीं किया गया था। जो नेम रिपीट हो रहे थे उन रिपीट होने वाले नेम्स को क्या हटाया था? अरे बोलो, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि 1930 के अंदर सभी साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि आज तक जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आइडेंटिफाइड हैं उनकी एक जगह क्या बनाई जाए? लिस्ट। पुराने नाम के अंदर कोई चेंज नहीं करना, पुराने नाम के अंदर कोई चेंज नहीं करना। जो नेम रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन उनको क्या करना है? हटाना है। तो पुराने नाम में अगर कोई चेंज नहीं किया तो अब बच्चों अगर कोई आईसीबीएन उस आईसीबीएन का रूल फॉलो करता हुआ नहीं मिल रहा है नेम, तो वो कब का है? बिफोर 1961। 1961 से क्या है? पहले का। हेलो, जैसे आप लोगों के सामने में एक एग्जांपल दे सकता हूं। एग्जांपल है बच्चे चिटोमियम सुबरमिनिएला। क्या नाम है? चिटोमियम सुबरमिनिएला। चिटोमियम सुबरमिनिएला फंगस का नाम है। इसका नाम है फंगस का। और यहाँ पे सुबरमिनिएला है। इस सुबरमिनिएला के अंदर टोटल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 13। अरे कितने होते हैं? 13। इस सुबरमिनिएला का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। यानी साइंटिस्ट ने अपना नाम लिख दिया वहां पे। अगर अपना नाम लिख दिया वहां पर तो बच्चों उसके अंदर टोटल लेटर किसने? 13। आप कंफ्यूज मत होना कि 13 आ गए तो ये तो आईसीबीएन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ नहीं कर रहा है, लेकिन उस नेम को वैलिड माना गया है। वैलिड क्यों माना गया है? क्यों? क्योंकि वो कब का दिया हुआ है? बिफोर 1961। अरे ठीक है, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल आता है बच्चे, हटा दो ना, ठीक। स्पेसिफिक करेक्टर रखने वाला। रूल्स दिमाग में रखने, पूछे जाएंगे आपसे। सुन रहे हो? फोर्थ,
फोर्थ रूल में ये बोला गया कि जब भी आप नेम और उस नेम को हैंड रिटन में लिख रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो, तो जो जेनरिक नेम है उस जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए स्मॉल। अगर बच्चों फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए तो मैं लिख रहा हूं मेंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका का क्या आई स्मॉल आएगा और मेंजीफेरा का एम क्या रहेगा कैपिटल। लेकिन यहां पर भी आप लोगों को कई बार नेम्स के अंदर एक्सेप्शन मिल सकता है। जब आप बच्चे चिटोमियम सुबरमिनेला को देखोगे तो इसके अंदर सी भी कैपिटल रहेगा और एस भी क्या रहेगा कैपिटल। एस क्यों कैपिटल है? क्योंकि साइंटिस्ट ने अपना नाम लिख रखा है, तो एस क्या रहेगा वहां पे कैपिटल। तो ऐसा अगर नेम सामने आए तो समझ जाना है वो नाम कब का है बच्चे, बिफोर 1961। नेक्स्ट रूल ये बोला गया है कि अगर आप साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन में लिख रहे हो तो साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम को, जैसे हमने बोला सोलेनम ट्यूबरोसम, इस सोलेनम ट्यूबरोसम को क्या मैं हैंड रिटन से लिख रहा हूं, तो इन दोनों नेम को क्या करना है सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन, सेपरेट सेपरेट क्या करना है अंडरलाइन। और अगर आप टाइपिंग करवा रहे हो प्रिंटिंग करवा रहे हो तो प्रिंटिंग करवाते हुए किस में लिखना है इटैलिक्स में। अरे किसके अंदर इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब क्या है तिरछी टांग वाले वर्ड, जिनकी टांग क्या मिलेगी आपको तिरछी। कहने का मतलब यह है इटैलिक्स है उस इटैलिक्स में टाइप करना। इटैलिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बच्चों किस में लिखा जाता है इटैलिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये बनाया कि अगर कोई साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट अपना नाम लिखना चाहता है साइंटिफिक नेम के साथ में तो लिख सकता है। अगर कोई साइंटिस्ट अपना नाम लिखना चाहता है साइंटिफिक नेम के साथ में तो लिख सकता है, लेकिन जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के साथ में छेड़छाड़ करता हुआ मिला तो उसके नेम को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फिर कैसे लिखा जाएगा? जो बच्चों साइंटिस्ट अपना नाम लिखना चाहता है तो शॉर्ट में लिखेगा, पहला पॉइंट तो ये, अपना पूरा नाम नहीं लिखेगा शॉर्ट में लिखेगा, और वो लिखेगा आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, यानी आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट अपना नाम लिख सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं मेंजीफेरा इंडिका, और इस मेंजीफेरा इंडिका का नोमेनक्लेचर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे बच्चे? लीनियस। लीनियस थे तो क्या लिख दिया हमने लिन, क्या लिख दिया है लिन। अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर ये तो नोमेनक्लेचर 3 वर्ड्स के अंदर हो गया, 3 वर्ड्स में नहीं हुआ है, प्लांट का नोमेनक्लेचर तो 2 वर्ड्स में ही हुआ है। ये क्या प्लांट का नाम है क्या? ये तो साइंटिस्ट का नाम है। तो प्लांट का नोमेनक्लेचर तो कितने वर्ड में हुआ है? 2 वर्ड्स में। अगर 2 वर्ड्स में ही हुआ है तो क्या ये आईसीबीएन का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है जी। अगला रूल ये बोला गया कि अगर नोमेनक्लेचर कर रहे हो, नोमेनक्लेचर करते टाइम साइंटिस्ट अगर अपना नाम लिख रहा है और आप अगर साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो हैंड रिटन में, हैंड रिटन में लिख रहे हो, तो हैंड रिटन में लिखते टाइम ध्यान में रखना है साइंटिफिक नेम है उस साइंटिफिक नेम को तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है, यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को तो सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करना है, लेकिन जो साइंटिस्ट नेम है साइंटिस्ट नेम को अंडरलाइन नहीं करना, साइंटिस्ट नेम को अंडरलाइन नहीं करना है, साइंटिफिक नेम को ही अंडरलाइन करना है। हेलो। अगला पॉइंट, नेक्स्ट बच्चों उन्होंने रूल बताया कि जब भी आपको नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर 2 लैंग्वेज में ही करना है। कितनी लैंग्वेज में करना है? 2 लैंग्वेज में। एक तो है बच्चे ग्रीक लैंग्वेज, कौन सी? ग्रीक, और दूसरी लैंग्वेज है वो है लैटिन, और मेनली जो करना है वो किसके अंदर करना है? लैटिन। मेनली करना हो किसके अंदर करना है? लैटिन। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर ही क्यों करना है? क्योंकि दोनों लैंग्वेज बच्चों होती है डेड लैंग्वेज। अरे क्या होती है? डेड लैंग्वेज। ये डेड लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में समझिए। जिन लैंग्वेज के बच्चों कोई सिनोनियम्स नहीं होते उन लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? डेड लैंग्वेज। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वर्ड्स के क्या बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं। आज अगर हम नोमेनक्लेचर करें और नोमेनक्लेचर करने के लिए जो वर्ड यूज में ले रहे हैं, आज हम अगर नोमेनक्लेचर करें और नोमेनक्लेचर करने के लिए जो वर्ड यूज में ले रहे हैं वो वर्ड आगे जाके उसके अंदर चेंज हो जाता है, यानी उसका अगर सिनोनियम प्रेजेंट है
तो उस नोमेनक्लेचर के अंदर क्या चेंजेज हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब नोमेनक्लेचर करना है तो किसके अंदर करना है, उस लैंग्वेज में करना है जिसके कोई सिनोनियम्स नहीं हो। और सिनोनियम्स कौन सी लैंग्वेज के नहीं होते हैं, ग्रीक एंड लैटिन। और बच्चों इनमें से मेनली कौन सी के अंदर किया जाता है, लैटिन में, क्योंकि पुराने जमाने से मेनली किसके अंदर किया जाता है नोमेनक्लेचर, लैटिन में। यार जगह बेटा पड़ोसी को। लास्ट में ये बोला गया कि जब आप नोमेनक्लेचर कर देते हो तो नोमेनक्लेचर करने के बाद में आपको हर्बेरियम शीट बनानी है। क्या बनानी है, हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट क्या होती है जानते हो क्या, वेरी गुड। हर्बेरियम शीट बनानी है और हर्बेरियम शीट है वो सबमिट करनी है। वो सबमिट करनी है किस में, हर्बेरियम में, घर में नहीं। कहां सबमिट करनी है, हर्बेरियम में। हर्बेरियम एक ऐसा रूम होता है जिसके इनसाइड बच्चों प्लांट्स है, उन प्लांट्स का ड्राई कलेक्शन होता है। यानी जितने भी आइडेंटिफाइड प्लांट होते हैं उन आइडेंटिफाइड प्लांट की सीट बना के उस हर्बेरियम यानी उस रूम के अंदर रखी जाती है। जहां पे हर्बेरियम सीड का कलेक्शन होता है उस रूम को क्या बोला जाता है, हर्बेरियम। जब आप न्यू प्लांट आइडेंटिफाइड करते हो और आपने नोमेनक्लेचर कर दिया, तो नोमेनक्लेचर करके अगर आप उस प्लांट की सीड को हर्बेरियम में सबमिट नहीं करोगे तो किसको पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उस नेम को वैलिड कैसे मानेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर्बेरियम सीट बनानी पड़ेगी। और हर्बेरियम सीट बना के पास में ही जो हर्बेरियम है उस हर्बेरियम के अंदर क्या कर दिया जाता है, सबमिट। हर जगह हर्बेरियम मिलता है। अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो उनके अंदर भी हर्बेरियम मिलता है। दिखाने के लिए रहो चाहे, एक रूम के ऊपर लिखा रहता है हर्बेरियम, रूम के ऊपर लिखा हुआ मिलता है हर्बेरियम। उसके अंदर चाहे हो कुछ भी नहीं लेकिन लिखा हुआ जरूर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इंडिया का जो हर्बेरियम है वो कोलकाता के अंदर है। कहाँ पे है, कोलकाता में। नाम सुना है क्या कोलकाता का। और कोलकाता के अंदर कहाँ पे, हावड़ा। हावड़ा हावड़ा कहाँ पे, हावड़ा। ठीक है जी। तो टोटल आपके सामने कितने रूल बताए मैंने, 9। कितने बताए हैं, 9। चलिए फिर बताना आप देखें। अगर नोमेनक्लेचर करना है तो बताइए आईसीबीएन के अकॉर्डिंग क्या 3 वर्ड्स में करना है, कितने वर्ड्स में करना है, 2 वर्ड्स में। फर्स्ट वर्ड क्या बच्चों स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, क्या जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वर्ड क्या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक एपिथेट के नेम ऑफ जीनस है, स्पेसिफिक एपिथेट के नेम ऑफ स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या इंडिविजुअल कैरेक्टर रखता है, जेनरिक नेम क्या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रखता है, जेनरिक नेम क्या नेम ऑफ जीनस है। अगर हम बात करें जब भी हम बच्चों ट्यूटोनेम्स वैलिड होंगे तो किसके अंदर, आईसीजेडएन या आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीबीएन और आईसीबीएन के अंदर क्या हम नेम्स को रिपीट कर सकते हैं। जब हम नोमेनक्लेचर करें तो जेनरिक नेम के अंदर मिनिमम लेटर्स के नंबर क्या 2 ले सकते हैं। मिनिमम लेटर्स के नंबर कितने होने चाहिए, 3। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 12। ठीक है जी। अगर कोई मिल रहा है मोर देन 12 लेटर का तो वो कब का नेम है, बिफोर 1961। क्लियर है। आगे बात करते हैं। जब भी आप बच्चों नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर के नेम जेनरिक नेम को लिख रहे हो तो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या स्मॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैपिटल। स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए स्मॉल। अगर हैंड रिटन में लिख रहे हैं तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को क्या सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करना है। अगर कोई साइंटिस्ट अपना नाम लिख सकता है तो क्या लिख सकता है, साइंटिस्ट अपना नाम साइंटिफिक नेम के साथ में लिखना चाहता है तो क्या लिख सकता है। अगर लिख सकता है तो वो क्या बच्चों आफ्टर जेनरिक नेम लिख सकता है, क्या बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट लिख सकता है, क्या आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। कंप्लीट नेम लिखना है या शॉर्ट, शॉर्ट। अगर आप साइंटिफिक नेम के साथ में साइंटिस्ट नेम भी लिख रहे हो तो क्या उसको अंडरलाइन करना है, क्या बच्चों उसको लैटिन के अंदर टाइप करवाना है, सॉरी क्या ना तो उसको इटैलिक्स में, लैटिन में नहीं, ना तो उसको इटैलिक्स में टाइप करवाना है और ना ही अंडरलाइन करना है। क्लियर। जब भी हम बच्चों साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम को प्रिंट करवाते हैं तो क्या इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स का मतलब क्या, ओरिजिन है इंग्लिश से हुआ, क्या मतलब होगा, ओरिजिन फ्रॉम लैटिन। जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या 2 लैंग्वेज के अंदर करेंगे। एक लैंग्वेज क्या बच्चों ग्रीक है, दूसरी क्या इंग्लिश है। एक क्या रहेगी ग्रीक और दूसरी क्या रहेगी, क्या दोनों लैंग्वेज के सिनोनिम्स प्रेजेंट होते हैं।
सिनोनियम्स नहीं होते हैं तो क्या इसको डेड लैंग्वेज बोला जाए? जब भी आप बच्चों नोमेनक्लेचर कर देते हो तो आफ्टर नोमेनक्लेचर आपको क्या हर्बेरियम शीट बनानी है? हर्बेरियम शीट बना के क्या साथ में रखनी है? क्या नियर बाई जो जो भी हर्बेरियम है उसमें क्या सबमिट करनी है? जब सबमिट करेंगे तभी क्या आपके नेम को वैलिड माना जाएगा? बोलो कोई डाउट? आगे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या आता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी नोमेनक्लेचर की जो बातें थी वो क्या हो गई है? कंप्लीट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो उस ग्रुपिंग को क्या बोला जाएगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं बोलूंगा क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन किसी का क्लासिफिकेशन बेस्ड नहीं होता है, क्लासिफिकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का भी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं होता है, क्लासिफिकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सही बात है या गलत है? ये कैसे समझ में आ गया ना? चलिए अगला जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आप तो बहुत समझदार हो, इतनी इजी लाइन को बड़े अच्छे से समझ लेते हो। मैंने बोला है क्लासिफिकेशन होता है, किसी का भी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। समझते हैं एग्जाम्पल से। बच्चों मैंने बोला है क्लासिफिकेशन बेस्ड नहीं होता है किसी का भी, क्लासिफिकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। समझिए, संडे का दिन था, मेरा मन किया कि आज मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स होना है, तो मैंने मेरे कंप्यूटर को ऑन किया। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना है, समझना है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना है तो स्लो स्पीड से चलता है। मेरा गाना सुनने का मन किया और गाने का नाम है मेरा रंग दे बसंती चोलो। मैंने तुरंत बच्चों गाने को सर्च डाला, गानों का फिक्स अरेंजमेंट नहीं कर रखा है। जब मन किया डाउनलोड किया, वहीं पे ड्राइव के अंदर छोड़ दिया। यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, फिक्स लोकेशन के ऊपर सॉन्ग्स नहीं है। तो मैंने सर्चिंग डाल दी और सर्चिंग डाल के मैं नाश्ता करने चला गया, चाय भी पी ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी सर्चिंग चल रही थी। मेरा मूड ऑफ हो गया और मैंने सिस्टम को बंद कर दिया। फिर मैंने दिन में ये सोचा कि क्यों ना इन सॉन्ग्स को एक जगह अरेंज कर लिया जाए। जब सभी सॉन्ग्स को अरेंज करने का मन किया तो एक मैंने बच्चों ड्राइव को ओपन किया और ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया। फोल्डर को मैंने नाम दिया सॉन्ग्स। उस सॉन्ग फोल्डर के अंदर भी बच्चों सब फोल्डर बनाए। सब फोल्डर के अंदर एक फोल्डर को नाम दिया न्यू सॉन्ग, एक फोल्डर को नाम दिया ओल्ड सॉन्ग, एक फोल्डर को नाम दिया देशभक्ति सॉन्ग, एक फोल्डर को नाम दिया डीजे सॉन्ग, दूसरे को पंजाबी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, बहुत सारे नाम दे दिए। अब देख, जो मैं एक एक करके सॉन्ग सुनता रहा, जो मेरे को लगा मैंने उसको उसके रेस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही करके मैंने बच्चों जितने भी सॉन्ग्स थे, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग थे, उनको उनके रेस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया, तब तक इतना काम किया, थक चुका था, मैंने फिर से सिस्टम को बंद किया और सो गया। फिर बच्चों 6 दिन के लिए क्लासेस चलती है तो कोई नहीं टाइम था, फिर नेक्स्ट संडे आया तो फिर से टाइम मिला। तो मैंने सोचा आज तो कम से कम सॉन्ग सुन लिया ही जाए। मैंने अपने सिस्टम को ऑन किया और ऑन करने के बाद में सीधा ही बच्चों उस ड्राइव को ओपन किया। ड्राइव के अंदर सॉन्ग था, सॉन्ग वाले फोल्डर को ओपन किया, सॉन्ग वाले फोल्डर के अंदर फिर देशभक्ति सॉन्ग था, देशभक्ति सॉन्ग वाले फोल्डर को ऑन किया और देशभक्ति सॉन्ग फोल्डर को ओपन करते मैंने मेरा क्लियर सॉन्ग स्टार्ट हो गया। बताइए क्या क्लासिफिकेशन करते ही आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है? अरे बोलो। अब जो मैंने क्लासिफिकेशन किया, क्या कोई जरूरी है आपका ही क्लासिफिकेशन वही हो? जब मैं बोल रहा था ये फोल्डर का नेम ये फोल्डर का नेम ये, आपके मन में भी कुछ फोल्डर के नेम चल रहे थे। कई लोग बोल रहे हैं कि सैड सॉन्ग नहीं और ही नाम देना चाहिए, कई लोग बोलेंगे डीजे सॉन्ग नहीं, मैं कुछ और ही नाम दूंगी। क्या बच्चों सभी का क्लासिफिकेशन सेम होगा? नहीं। क्या पर्सन टू पर्सन क्लासिफिकेशन वेरी करेगा? जो मैंने क्लासिफिकेशन दिया है, मैं ये बोल दूं कि हाँ मेरा क्लासिफिकेशन बेस्ट है, क्या ये पॉसिबल है? जब तक ही मेरा क्लासिफिकेशन बेस्ट होगा, जब तक कोई मेरे से अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं दे दे। जब मेरे से कोई अच्छा क्लासिफिकेशन दे दिया जाएगा तो मेरे क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट, और नेक्स्ट पर्सन को फॉलो करने लग जाएंगे। क्या आज तक अपन यही करते हुए आए? बिल्कुल। कोई जमाने के अंदर टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था,
जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते थे और ये बोलते थे कि लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो आज तक का बेस्ट क्लासिफिकेशन है। लेकिन कब तक बोला गया? जब तक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया। जिस दिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया उस दिन बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन की छुट्टी हो गई। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की छुट्टी हो गई। और जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो सभी क्लासिफिकेशन की छुट्टी कर दी, क्योंकि उन्होंने सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया है। लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता कि ऑलवेज वो बेस्ट क्लासिफिकेशन रहेगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से भी बेस्ट क्लासिफिकेशन आ जाए, तो उस दिन हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करेंगे और बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को फॉलो करने लगेंगे। बताइए क्या क्लासिफिकेशन बेस्ट हो सकता है? नहीं। क्लासिफिकेशन किसी का भी क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आया समझ में? अरे बोलो। आसानी से आ जाता है समझ में आपको। वेरी गुड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगर टाइप्स देखें तो बच्चों टाइप्स के अंदर सबसे पहला टाइप आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा आता है? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन किया गया तो कैसे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, प्लांट ऑन प्लांट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बच्चों आप जानते हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट होती है? और बोलो। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अलावा ह्यूमन यूज के भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे मैं बोलूं कुछ प्लांट बच्चों ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ऑयल। अगर ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं तो उनका एक ग्रुप बनाया गया और बोला गया ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। क्या बोल दिया गया? ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। अब ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के अंदर किनको रखेंगे? जो प्लांट बच्चों ऑयल प्रोवाइड करते हैं क्या उनको रखेंगे? जैसे सोयाबीन। सोयाबीन क्या ऑयल प्रोवाइड करता है? अरे बोलो। इसके अलावा जैसे कोकोनट, कोकोनट से भी क्या ऑयल कलेक्ट होता है? और अगर बात करें तो क्या वॉलनट, क्या वॉलनट से भी ऑयल कलेक्ट करते हैं? और अगर बात करें बच्चे ग्राउंड नट, ग्राउंड नट से भी क्या ऑयल कलेक्ट किया जाता है? क्या मस्टर्ड से भी ऑयल कलेक्ट किया जाता है? ऐसे अगर लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। बच्चों नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेसिस पे अगर ऑयल दे रहे हैं तो क्या ऑयल ऑयल यील्डिंग प्लांट होंगे, उनको हम बच्चे सेल करके क्या पैसे कमा सकते हैं? अरे बोलो। सेकंड बच्चों हम ग्रुप बना सकते हैं जो फाइबर देने वाले प्लांट है। तो फाइबर देने वाले प्लांट है उनको क्या बोला जाएगा? फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। क्या बोला जाएगा? फाइबर यील्डिंग प्लांट। क्या कॉटन और कॉटन फाइबर प्रोवाइड करता है? क्या जूट बच्चों फाइबर प्रोवाइड करता है? तो वो कौन से ग्रुप में आ जाएंगे? फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चों मेडिसिनल यूज होते हैं। अगर मेडिसिनल यूज होते हैं तो क्या उनको मेडिसिनल प्लांट बोला जाए? अरे बोलो। अगर मेडिसिनल प्लांट और मेडिसिनल प्लांट के अंदर रखेंगे तो किसको रखेंगे? आपके सामने है बच्चों टर्मरिक। टर्मरिक का क्या मेडिसिनल यूज होता है? जब भी किसी के भी घर में अगर अंदरूनी चोट होती है तो सबसे पहले क्या मिल्क, उस मिल्क के अंदर टर्मरिक पिला के उसको मिला के क्या पिलाई जाती है? इसके अलावा अगर बच्चों किसी के खांसी हो रही है और खांसी हो रही है रुक नहीं रही है तो क्या जिंजर दी जाती है? मतलब जिंजर, और जिंजर का भी क्या है? टर्मरिक, सॉरी उसका भी क्या है? मेडिसिनल यूज। इसके अलावा बच्चों राउल्फिया, उस राउल्फिया को भी यूज में लिया जाता है। यूकेलिप्टस, उस यूकेलिप्टस का भी मेडिसिनल यूज होता है। अगर हम मेडिसिनल प्लांट की भी लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट रहेगी। हम जानते हैं कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको हम मसालों की फॉर्म में यूज में लेते हैं। क्या उनको स्पाइसेस प्लांट बोला जाए? उनकी अगर लिस्ट बनाएंगे तो क्या उसके अंदर टर्मरिक आएगा, जिंजर आएगा? अरे बोलो। क्या कोरिएंडर भी आएगा? क्या क्लोव भी आएगा? अब देखो जब ये क्लासिफिकेशन किया गया तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम ऑब्जर्व करें तो एक प्लांट के एक से ज्यादा बच्चों क्लासेस के अंदर आ जाएगा। अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखें तो वन प्लांट के मोर देन वन बच्चों, वन प्लांट के मोर देन वन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक। कौन सा? टर्मरिक। टर्मरिक, उस टर्मरिक का बच्चों क्या मेडिसिनल यूज होता है? मेडिसिनल यूज के अंदर बच्चों बहुत सारे, आप लोगों ने एक एड देखा होगा विको टर्मरिक, उसके अंदर भी बोला जाता है कि क्या यूज में लेते हैं? टर्मरिक। क्या पता लेते हैं? लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि विको टर्मरिक। इसके अलावा जब भी बच्चों किसी के इंटरनल इंजरी होती है तो उसको भी क्या हल्दी का दूध दिया जाता है? अरे बोलो। अब देखो इसके अलावा और क्या यूज में ले सकते हैं? क्या बच्चों हम स्पाइसेस की फॉर्म में भी यूज में लेते हैं? और अगर क्या यूज में लेते हैं? कई बार क्या होता है जब भी बच्चों अपने घर पे राइस बनाए जाते हैं और राइस बनाने के टाइम में आपका अगर मन किया कि मेरे को तो येलो कलर वाले राइस ही खाने,
और घर के अंदर अगर कलर नहीं है, राइस के अंदर जो नेचुरल कलर डालते हैं वो कलर नहीं है, तो मम्मी से पूछना क्या डालती है वो, क्या टर्मरिक डालती है? अगर टर्मरिक डालती है तो बताइए क्या टर्मरिक और टर्मरिक क्या एज ए कलरिंग एजेंट भी यूज में आ रहा है? मतलब वन प्लांट के मोर देन वन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अगर वन प्लांट के मोर देन वन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो फिर बच्चों प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को हम बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते। हेलो, समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। ध्यान से पढ़ना है इसको। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है लीनियस। क्या नाम है? लीनियस। लीनियस, उस लीनियस ने बच्चे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। और ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने एक बुक के अंदर। बुक है, उस बुक का भी आपको नाम याद रखना है, जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम बच्चे? जेनेरा प्लांटेरम। याद रखना, स्पीसीज प्लांटेरम नहीं है, क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, उस जेनेरा प्लांटेरम के अंदर उन्होंने बच्चे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। और वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके लिए था? किंगडम प्लांटी के लिए। यानी प्लांट्स है, उन प्लांट्स का ही उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया है, एनिमल्स का बच्चे क्लासिफिकेशन नहीं किया। जब उन्होंने प्लांट्स है, उन प्लांट्स को क्लासिफाई किया, तो प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए मेनली जो कैरेक्टर यूज में लिया था वो लिया था बच्चे स्टेमन। क्या लिया था? स्टेमन। स्टेमन आप जानते हो क्या फ्लावर है, फ्लावर का पार्ट होता है? और बोलो, स्टेमन मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है? मेल। कौन सा? मेल। तो लिया और स्टेमन यूज में लेके उन्होंने 24 क्लासेज बना दी। प्लांट्स की कितनी क्लासेज बना दी? 24 क्लासेज। उन्होंने बच्चों स्टेमन कैरेक्टर यूज में लेके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो इस क्लासिफिकेशन को क्या बोला गया? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। यानी इन्होंने मेल पार्ट को लेके क्लासिफिकेशन किया, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या नाम दे दिया गया? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। इन्होंने टोटल कितनी क्लासेज बनाई है? 24। अब ये जब 24 क्लासेज बनाई तो कैसे बनाई, क्या बनाई, वो भी समझते। जब बच्चों लीनियस से क्लासिफिकेशन किया तो मेनली कौन सा करेक्टर यूज में लिया? स्टेमन। जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो करेक्टर यूज में लिया, वो या तो लिया बच्चे 1, या फिर लिए 2, या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन। यानी 1, 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यूज में लेके क्या किया है? क्लासिफिकेशन। जब भी बच्चों ध्यान देंगे इधर, जब भी 1 या फिर 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन करता है तो उस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी कोई भी साइंटिस्ट अगर 1 या 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेगा तो उस क्लासिफिकेशन को क्या नाम देंगे? आर्टिफिशियल। अगर कोई साइंटिस्ट कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेसिस लेके या फिर बोलूं ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके अगर क्लासिफिकेशन कर रहा है तो इस क्लासिफिकेशन को नाम दिया जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाएगा? नेचुरल। रिपीट करना है तो कर सकता हूं, 1, 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कोई अगर क्लासिफिकेशन कर रहा है तो क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। अगर बच्चों कंप्लीट या फिर बोलूं ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है तो क्या बोला जाएगा? नेचुरल। क्या बोलेंगे? नेचुरल। लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन किया तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या 1 या 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूजुअली, तो इस क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिया गया? आर्टिफिशियल। इन्होंने जब प्लांट्स है, उन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया तो मेनली कौन सा कैरेक्टर यूज में लिया? क्या स्टेमन,
और स्टेमन बच्चों एक सेक्सुअल कैरेक्टर है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। जब बच्चों किंगडम प्लांटी, उस किंगडम प्लांटी को इन्होंने क्लासिफाई किया, तो किंगडम प्लांटी उस किंगडम प्लांटी के, या फिर बोलूं प्लांट ऑन प्लांट के 2 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए? 2 ग्रुप। एक ग्रुप को नाम दिया इन्होंने बच्चे क्रिप्टोगेम्स। क्या नाम दिया है? क्रिप्टोगेम्स, या फिर बोला जा सकता है क्रिप्टोगेमिया। और सेकंड इन्होंने ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया बच्चे फेनेरोगेम्स। क्या नाम दिया है? फेनेरोगेम्स। क्रिप्टो गेम्स कौन से होते? जिन प्लांट के अंदर बच्चे सेक्स ऑर्गन होते हैं हिडन, सेक्स ऑर्गन जिन प्लांट के अंदर हिडन होंगे उनको क्या बोला जाएगा? क्रिप्टो गेम्स। जिन प्लांट्स के अंदर बच्चों सेक्स ऑर्गन विजिबल होंगे, सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? विजिबल, उन प्लांट्स को क्या बोला जाएगा? फेनेरोगेम्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन होंगे उनको क्या बोला जाएगा? क्रिप्टोगेम्स। जिन प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल होंगे उनको क्या बोला जाएगा? फेनेरोगेम्स। बच्चों क्रिप्टोगेम्स, उन क्रिप्टोगेम्स के अंदर टोटल 3 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप आते हैं? 3 ग्रुप। वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से, उनके मैं नेम आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप है थेलोफाइटा। कौन सा है? थेलोफाइटा। सेकंड ग्रुप है बच्चे ब्रायोफाइटा। कौन सा है? ब्रायोफाइटा। थर्ड ग्रुप है टेरिडोफाइटा। कौन सा है? टेरिडोफाइटा। जब हम बात करें बच्चे फेनेरोगेम्स की, तो फेनेरोगेम्स के अंदर टोटल आते हैं 2 ग्रुप। एक ग्रुप का नाम है जिम्नोस्पर्म, नाम सुना है क्या? और एक ग्रुप का नाम है बच्चे एंजियोस्पर्म। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म क्या है, क्रिप्टोगेम्स या फेनेरोगेम्स? फेनेरोगेम्स। थेलो ब्रायो टेरिडो क्या है? क्रिप्टोगेम्स। अरे याद रहेगा, आगे ये आते रहेंगे नाम, क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स। तो अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है? जिन प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या रहेंगे? हिडन। और हिडन रखने वाले सेक्स ऑर्गन कौन कौन से प्लांट के ग्रुप रहेंगे? थेलो ब्रायो टेरिडो। कौन कौन से होंगे? थेलो ब्रायो टेरिडो। याद रहेगा। जिन प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल होंगे उनको क्या बोला जाएगा? फेनेरोगेम्स। और फेनेरोगेम्स, उन फेनेरोगेम्स के अंदर 2 ग्रुप आते हैं प्लांट्स के। कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बच्चों जब लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था, तो लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल कितनी क्लासेज बनाई थी? क्या 24 क्लासेज बनाई थी? उन 24 क्लासेज में से एक क्लास है, उस एक क्लास के अंदर तो रख दिया उन्होंने क्रिप्टो गेम्स को। किसको रख दिया? क्रिप्टो गेम्स को। और रिमेनिंग बच्चों 23 क्लासेज है, उन 23 क्लासेज के अंदर रख दिया बच्चे किसको? फेनेरो गेम्स को। यानी फेनेरो गेम्स की टोटल कितनी क्लासेज बनाई? 23। और बच्चों 1 क्लास के अंदर किसको रख दिया? क्रिप्टो गेम्स को। जब बच्चों क्रिप्टो गेम्स की बात करें तो इनके अंदर फ्लावर ऑफ फ्लावर नहीं होता। अगर फ्लावर नहीं होता तो इनको बोला जाएगा नॉन एंड्रिया प्लांट। क्या बोला जाएगा? नॉन एंड्रिया प्लांट। यानी इनके अंदर एंड्रोसियम नहीं है। अगर एंड्रोसियम नहीं है तो क्या बोला जाए? एंड्रिया, नॉन एंड्रिया? नॉन एंड्रिया। बच्चों इधर ये जो फेनेरोगेम्स है इनके अंदर एंड्रोसियम मिलेगा तो इनको क्या बोल दिया जाता है? एंड्रिया प्लांट। तो एंड्रिया प्लांट, उन एंड्रिया प्लांट की कितनी क्लासेस बनाई है बताइए जरा? अरे बोलो 23। और नॉन एंड्रिया प्लांट्स की कितनी क्लासेस बनाई है? 1। कितनी बनाई है? 1। अब सुनो आगे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्लांट्स का, तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट को कितनी क्लासेज में रखा? 1। आपसे पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कितनी क्लासेज में रखा? 23। फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स के लिए पूछेगा तो डायरेक्टली बता ही दोगे आप। अरे ठीक है। जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो क्या ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड किया, या फिर बच्चे 1 या 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड किया? 1 या फिर 2 या फिर फ्यू। बच्चे जब भी कोई क्लासिफिकेशन कर रहा हो और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज में लेके नहीं कर रहा हो तो उसके क्लासिफिकेशन के अंदर एरर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ये कंफर्म हो जाता है कि कितने कैरेक्टर मैच हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेने से भी कुछ नहीं होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर से इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी होती है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। अगर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दोगे तभी क्लासिफिकेशन क्या बन पाएगा? बेस्ट। कैसे? आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में समझा रखा है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मोर स्टेबल होते हैं। हमने देखा था कि रूट लीफ स्टेम के अंदर
स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस होते, बहुत ज्यादा चेंजेस होते, लेकिन फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर बहुत कम चेंजेस होते। तो बताइए कौन सी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है? फ्लावर। और फ्लावर कौन सा पार्ट है? क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे। क्या इन्होंने बच्चों रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यूज में लिया है? अरे बोलो, स्टेमन यूज में लिया है, लेकिन मैंने बोला मेनली ऑलवेज उन्होंने बच्चे क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टेमन यूज में नहीं लिया। कहीं पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो स्टेमन यूज में ले लिया, और कहीं पे उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ले लिए। यानी कहीं पे तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिया और कहीं पे क्या लिया? वेजिटेटिव कैरेक्टर। बताओ उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर क्या वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को ही यूज में लेके क्लासिफिकेशन किया है? क्या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दिए? नहीं, अरे नहीं दिए। अगर मैं बोलूं जब भी क्लासिफिकेशन करना है तो ऑलवेज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। अगर ज्यादा दे रहा है तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? बेस्ट। लेकिन कहीं पे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर, एक क्लास बनाने के लिए तो कौन से कैरेक्टर ले लिए? वेजिटेटिव। दूसरी क्लास बनाने के लिए कौन से कैरेक्टर ले लिए? रिप्रोडक्टिव। बताइए क्या उन्होंने वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिए? इक्वल वेटेज दिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को मोर इंपॉर्टेंस नहीं दी। समझ में नहीं आ रहा है कहीं को? मैं बोल रहा हूं उन्होंने 24 क्लासेज बनाई, 24 क्लासेज में से 10 क्लासेज तो बना दी वेजिटेटिव कैरेक्टर यूज में लेके, यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देखा ही नहीं, और रिमेनिंग के अंदर क्या लिया? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। जब वो 24 के 24 क्लासेज बना रहे थे, अगर वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते सभी के अंदर तो क्या क्लासिफिकेशन बेस्ट बन जाता? लेकिन कहीं पे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे दी, कहीं पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे दी। तो बताइए क्या रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव दोनों कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया? और जब इक्वल वेटेज दिया गया है तो क्लासिफिकेशन का क्या बन गया? ड्रॉबैक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या फिर लीनियस और लीनियस के सेक्सुअल क्लासिफिकेशन का डिमेरिट क्या है? तो डिमेरिट आपको यह बताना है कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया है किसको? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। हेलो, आगे चलते। आगे चले। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। देखिए जब भी नेचुरल क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्लीट या फिर क्या बोलेंगे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर्ड किया जाएगा। कंप्लीट और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या करेंगे बच्चे? कंसिडर्ड। उसके साथ में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। इंपॉर्टेंस गिवन टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाएगी। फिर से सुन लीजिए, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनको कंसीडर किया गया। कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर भी देखे गए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी देखे गए। लेकिन जब फाइनली क्लासिफिकेशन किया गया तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जब ग्रुपिंग की गई तो ग्रुपिंग के लिए रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी गई। सब कैरेक्टर देखे लेकिन इंपॉर्टेंस किसको दी गई? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्या बच्चों मोर स्टेबल कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई? तो बताइए क्लासिफिकेशन बेस्ट होगा। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेस्ट क्लासिफिकेशन।
अब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक क्लासिफिकेशन है उसको बोला जाता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। क्या बोला जाता है? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। इसी को बोला जाता है नेचुरल फॉर्मल। क्या बोला जाता है? नेचुरल फॉर्मल। सेकंड है वो है बच्चे नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल क्या है? फाइलोजेनेटिक। नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्या है? देखो, फाइलोजेनी जिस क्लासिफिकेशन के अंदर फॉलो नहीं की जाएगी वो क्या रहेगा बच्चे? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी कोई कैरेक्टर नहीं है, फाइलोजेनी एक प्रोसेस है। फाइलोजेनी कोई कैरेक्टर नहीं है, फाइलोजेनी क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस है तो इसके अंदर क्या देखते हैं? कौन पहले आया, कौन बाद में आया। यानी अगर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो, ऑर्गेनिज्म की अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देते हो तो क्या फॉलो कर रहे हो बच्चे? फाइलोजेनी। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर पहले है बाबर पहले है? बाबर। क्यों? आप ये देख रहे हो कि कौन पहले है कौन बाद में है, क्या उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो। और अगर उनको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर दोगे तो क्या फॉलो कर दोगे? फाइलोजेनी। अगर आज मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूं, मैं बोलूं एल्गी पहले है ब्रायोफाइटा, तो आप बोलोगे एल्गी। एल्गी के बाद में कौन आया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में कौन है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद में कौन है? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद में कौन है? एंजियोस्पर्म। अगर आप इनको प्रिमिटिव टू एडवांस, क्या प्रिमिटिव टू एडवांस अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो क्या फॉलो कर रहे हो? फाइलोजेनी। प्रिमिटिव में सबसे प्रिमिटिव कौन है? एल्गी। एल्गी है तो आप क्या देख के बोल रहे हो कि प्रिमिटिव है? क्या वाटर में रहता है? बोलो। अगर बात करें ब्रायोफाइट की तो ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट एल्गी से एडवांस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इस लैंड के ऊपर प्लांट आया था वो कौन आया था? ब्रायोफाइट। लेकिन ये टेरिडोफाइट से प्रिमिटिव है, क्योंकि इस ब्रायोफाइट के अंदर बच्चों वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से प्रिमिटिव है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बन जाते लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर सीड नहीं बनते। इसके साथ में टेरिडोफाइट फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म बच्चों सबसे एडवांस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप रहेगा, इसके अलावा उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी मिलेगी। इसके अलावा और देखेंगे तो उसके अंदर बच्चे सीड के साथ में क्या बनेगा? फ्रूट भी। क्या बनेगा? फ्रूट भी। सीड के साथ में अगर फ्रूट भी बन रहा है तो आप बोलोगे मोस्ट एडवांस कौन है? एंजियोस्पर्म। तो मैं बोलूंगा अगर आप ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी ट्रैक देख के ऑर्गेनिज्म को प्रिमिटिव टू एडवांस अरेंज कर देते हो तो क्या फॉलो कर देते हो? फाइलोजेनी। अरे समझ में तो आ रहा है क्या? अब देखो, जो नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इस नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चों फाइलोजेनी फॉलो नहीं की जाएगी। अगर फाइलोजेनी फॉलो नहीं की जाएगी तो क्या किया जाएगा बच्चों? ये क्लासिफिकेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जाएगा। और बच्चे मोर इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? मोर इंपॉर्टेंस टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन इसके अंदर फाइलोजेनी फॉलो नहीं की गई। नेचुरल फाइलोजेनेटिक के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड मोर इंपॉर्टेंस टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। किसको दी हमने मोर इंपॉर्टेंस? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। प्लस हमने क्या फॉलो किए? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी भी फॉलो किए। फाइलोजेनी फॉलो किए
तो जब हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले किसको रखेंगे? एल्गी। एल्गी के बाद में किसको रखा जाएगा? ब्रायो। ब्रायो के बाद में टेरिडो। टेरिडो के बाद में जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म। ध्यान रखना, जब भी फाइलोजेनी फॉलो करते हैं, जब भी हम फाइलोजेनी फॉलो करते हैं, तो फाइलोजेनी फॉलो करते टाइम ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड के अंदर आता है प्रिमिटिव, राइट साइड के अंदर आता है एडवांस। लेफ्ट साइड के अंदर क्या आता है? प्रिमिटिव, और राइट साइड के अंदर क्या आता है? एडवांस। यानी फाइलोजेनी फॉलो की जाती है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट के अंदर क्या आएगा? प्रिमिटिव, और राइट के अंदर क्या आएगा? एडवांस। देखो, मोस्ट प्रिमिटिव कहाँ है? क्या आपके लेफ्ट में है? और बच्चों मोस्ट एडवांस कहाँ है? राइट में। हेलो, यहां एल्गी से एडवांस कौन है? ब्रायो। ब्रायो से टेडो, टेडो से जिम्नो, जिम्नो से एनजीओ। क्लियर? बच्चों ये फाइलोजेनी वर्ड है, ये फाइलोजेनी वर्ड किसने दिया? एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, और उन साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क। क्या नाम है? लेमार्क। लेमार्क, उस लेमार्क ने बच्चे फाइलोजेनी वर्ड दिया, लेकिन फाइलोजेनी के बारे में डिटेल में नहीं बताया। फाइलोजेनी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट है, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बच्चों फाइलोजेनी वर्ड, उस फाइलोजेनी वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और डिटेल में एक्सप्लेन किया था उन्होंने एक बुक के अंदर, और उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जब बच्चों उस बुक के अंदर उन्होंने फाइलोजेनी टर्म की कंप्लीट डिटेलिंग की, तो फिर सभी साइंटिस्ट फाइलोजेनी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हुए। सभी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि फाइलोजेनी, इस फाइलोजेनी के बारे में जाने और फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करें। जब फाइलोजेनी के बारे में जानना था, तो बच्चों क्या बुक खरीदनी पड़ेगी, और बुक कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सभी साइंटिस्ट ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज खरीदी, और फाइलोजेनी के बारे में डिटेलिंग है उसके बारे में जाना। तो उस जमाने की जो फेमस बुक थी, उस फेमस बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि इसके अंदर फाइलोजेनी टर्म, इस फाइलोजेनी टर्म के बारे में डिटेलिंग दी गई थी। साइंटिस्ट फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना चाहते थे, यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देना चाहते थे। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देना था, तो बच्चों किस वर्ड के बारे में जानना जरूरी था? फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी की डिटेलिंग किसमें थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। जब भी बच्चों कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ में फाइलोजेनी भी फॉलो की जाती है, इधर ही ध्यान रखें, जब भी कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ में फाइलोजेनी फॉलो की जाती है, तो इस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का एक और नाम है, इसको बोला जाता है क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन क्यों बोला गया? जब भी हम बस कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन करेंगे, और फिर इनको फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यानी जब अरेंजमेंट करेंगे हम ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग, तो फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करने पे ट्री लाइक अपीयरेंस दिखता है, और ट्री लाइक अपीयरेंस दिखता है तो इसको क्या बोला गया है? क्लेडेस्टिक। अरे क्या बोला गया है? क्लेडेस्टिक। तो याद रखना है, क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन अनदर नेम ऑफ नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का अनदर नेम क्या है? नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का अनदर नेम क्या है? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए आपके से। अरे बोलो, सुनिए फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट क्लासिफिकेशन? अरे तो रुक तो जाओ, मुझे भी पता, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट क्लासिफिकेशन? फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल क्लासिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। कई लोग बोलेंगे नेचुरल, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक भी आ रहा है। हेलो, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्या टिक करना है? नेचुरल फाइलोजेनेटिक। अगर नेचुरल फाइलोजेनेटिक नहीं हो तो फिर क्या करना है? नेचुरल। अरे ठीक है, क्लियर। आगे लास्ट एंड फाइनल जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है बच्चे फिनेटिक क्लासिफिकेशन, और उसी को बोला जाता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। बोलो कौन सी?
आप कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज नहीं देख रहे क्या? और नेचुरली जितने भी आप लोगों को नेकेड आई से करेक्टर दिख रहे हैं उनके बेसिस पे कर रहे हैं क्या? इंटरनल करेक्टर यूज में ले रहे हैं क्या आप? नहीं। कौन से करेक्टर यूज में ले रहे हैं? एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल करेक्टर यूज में ले रहे हैं तो कौन से करेक्टर, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल। जितने भी करेक्टर उनको कंप्लीट ले रहे हो, कंप्लीट लेके हम क्या करें, मैचिंग करें। तो हम क्या करें, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देख रहे हैं। लेकिन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखने में इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को। ठीक है, जल्दी करो देखें। टिक टिक की स्पीड बढ़ गई है। फिनेटिक या फिर बोला जाता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी ये बेस्ड किसके ऊपर होता है? ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब किसका यूज किया जाता है? कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर की हेल्प से क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, उनको उन कैरेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं कोड। जैसे एक कैरेक्टर है और हमने बोला लीफ है, उस लीफ सिंपल लीफ है, तो सिंपल लीफ को हमने कैरेक्टर दे दिया ए। फिर दूसरा हमने बोला कंपाउंड लीफ, तो उसको कैरेक्टर दे दिया बी। यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को क्या दे देंगे बच्चे? कोडिंग। कोडिंग देके कंप्यूटर के अंदर कर देंगे सेव। फिर हम क्या करेंगे आगे, सभी प्लांट्स के कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर होते हैं सभी कैरेक्टर्स को हमने क्या दे दिए? कोडिंग। कोडिंग देने के बाद अब एक एक प्लांट को लेंगे और एक एक प्लांट को लेके उनके कैरेक्टर, उन कैरेक्टर की कोडिंग एंटर करेंगे। कोडिंग एंटर करेंगे और मैंने बोला 10 प्लांट्स लिए हमने और 10 प्लांट्स के कोड हमने ऐड किए। जब कोड ऐड किए तो बच्चों 10 प्लांट्स में से 5 प्लांट्स के कैरेक्टर है वो मैच हो गए। और मैच कितने हो गए? 50 कैरेक्टर। 50 कैरेक्टर 5 प्लांट्स के मैच हो गए, तो इन 5 प्लांट्स ने मिलके एक क्या बना लिया बच्चे? ग्रुप। अगर ग्रुप बना लिया तो क्या क्लासिफिकेशन हो गया? और बोलो। और जब यहां पर हम इस टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है कि मोर देन 100 कैरेक्टर भी क्या हो? सिमिलर। अब जो एक्स ग्रुप बन गया, जो एक्स ग्रुप बन गया, हमने बोला चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने जितने भी कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर को क्या दे दिए? कोडिंग। कोडिंग दे दिए, तो कैरेक्टर को कोडिंग दे दिए हमने P1, P2, P3, P4, P5, ऐसे हमने कोडिंग दे दी। अब कोडिंग दे दी तो जिनके कैरेक्टर ज्यादा मैच होंगे, वो कैरेक्टर ज्यादा मैच होंगे तो वो प्लांट क्या बच्चों मिलके क्या अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमने बोला कि ये जो प्लांट्स है, ये कोडिंग दिए हुए क्या है? प्लांट्स। ये प्लांट्स के नेम ले रहा हूं मैं, P1, P2, P3। अब इन 3 प्लांट्स के कैरेक्टर ज्यादा मैच हो गए, ज्यादा मैच हो गए तो ये मिलके क्या बना लेंगे? एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप को नाम क्या दे दिया? एक्स। अब हम नया प्लांट ला रहे हैं और नया प्लांट ला रहे हैं बच्चे P7। ये न्यू प्लांट है। अब इस न्यू प्लांट को लाके इसके भी कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर के कोड कंप्यूटर में डाले। जब कैरेक्टर के कोड कंप्यूटर में डाले तो वो कोड बच्चों अदर प्लांट्स के साथ में क्या होंगे? मैच। जब मैच किए तो ये इनके साथ में तो मैचिंग नहीं हो रही थी कैरेक्टर। जब इस एक्स ग्रुप के साथ कैरेक्टर मैच हो रहे तो कितने कैरेक्टर मैच हो रहे थे? 50। लेकिन P5 प्लांट्स के साथ में इसके कैरेक्टर मैच हो गए बच्चे 80। कितने हो गए? 80। जब 80 हो गए तो जहां पे ज्यादा कैरेक्टर मैच होंगे वहीं पे जाके क्या बना लेगा? ग्रुप।
और इसने क्या बना लिया, वाई ग्रुप। तो हम कोड की फॉर्म में कैरेक्टर्स को सेव कर देते हैं और फिर जो न्यू प्लांट आता है उस प्लांट के हम कैरेक्टर को डालते हैं। वो कैरेक्टर जब भी हम ऐड करेंगे कोड की फॉर्म में, तो फिर प्रीवियसली जो आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखी है, उन ग्रुप से वो कैरेक्टर मैच होंगे। जहां पे भी बच्चों मैक्सिमम कैरेक्टर मैच होंगे उस ग्रुप के अंदर ही ये प्लांट क्या हो जाएगा, ऐड। हो सकता है मोर देन 100 कैरेक्टर भी क्या हो बच्चे, सिमिलर। अब क्या यहां पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को अलग अलग कोडिंग दी गई है? क्या हमने वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को अलग अलग कोडिंग दी है? नहीं, कोई अलग अलग कोडिंग नहीं दी है। कैरेक्टर तो सिंपली हमने कैरेक्टर की फॉर्म में क्या दे दी है, कोडिंग। यानी जब ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को बच्चे मोर इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। मैंने बोला यहाँ पे 100 कैरेक्टर सिमिलर है, 100 कैरेक्टर सिमिलर है इन तीनों प्लांट के। लेकिन बच्चों मैंने बोला 90 कैरेक्टर तो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। 10 कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्टिव। 10 कैरेक्टर तो रिप्रोडक्टिव सिमिलर है, लेकिन 90 कैरेक्टर कौन से, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन से सिमिलर है, 90। और 10 कैरेक्टर कौन से है, रिप्रोडक्टिव। अब अगर ये क्लासिफिकेशन हुआ तो इसके अंदर किसको इंपॉर्टेंस दे दीजिएगा, क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर को? अरे किसको दे दी, वेजिटेटिव। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जा रहा है। ये कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज में लिए हैं, लेकिन क्या यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दी गई? नहीं। तो बोलो बच्चों, क्या इस क्लासिफिकेशन को हम बेस्ट क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं? नहीं। तो न्यूमेरिकल या फिर बोले फिनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर करके किया गया था, लेकिन इसके अंदर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी गई। जब वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी गई तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ट नहीं है। तो बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, क्या नेचुरल फाइलोजेनेटिक? अरे कौन सा रहेगा, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। अब देखो, जब हम आगे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपसे मैं पूछूंगा कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है। अरे ठीक है, आर्टिफिशियल कब बोलोगे, जब 1 या 2 या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज में लेकेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज में लेके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मोर इंपॉर्टेंस दे रहे तो नेचुरल। ठीक है जी, अरे क्लियर। अगला पॉइंट आता है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्या आता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑनलाइन वाले।